नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द श्री गणेश आईएएस। मैं माफ़ चाहता हूँ कि पिछली बार हुआ ये कि कुछ तकनीकी कारणों से वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। मैंने वीडियो तो पूरी बनाई थी, लेकिन मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो लास्ट टॉपिक जो हम करंट अफेयर के सेशन में कर रहे थे, जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूँ। सो लास्ट अपना जो सेशन था वो था G20 वाला, और उसका ये था कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। तो अगर एग्जाम में आएगा कि किसका इनिशिएटिव है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, तो वो है आपका G7 का। तो ये याद रखिएगा, बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव। ये G7 जो कंट्रीज है उन्होंने इसका प्रपोजल दिया है। इसका ये है मेन कि चाइना को काउंटर करना है, उसका वन बेल्ट वन रोड की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है ये। ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं है, मतलब उसका एक अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए हमें इन लोगों ने एक काउंटर किया। और इन्होंने ये US 40 ट्रिलियन बाई 2035 की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ये। और ये बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसमें जो मेन पार्टनर्स हैं जो G7 के, तो यूरोप में है यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, और US प्लस कनाडा हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका में, और जापान एकमात्र एशिया का जो कंट्री है जो कि इस बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव का भी पार्ट है और साथ में G7 का भी पार्ट है। तो ये याद रखिएगा, मे भी कहीं वो थोड़ा सा खेल दे आप लोग के साथ, पूछ दे कि हु इज द पार्टनर द बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, उसमें एक ऑप्शन दे देगा इंडिया का, है ना। सो वी कंसिडर कि हाँ, इंडिया तो अच्छाई की बात करता है, बट पहले की G7 का ये प्रोजेक्ट है, ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अपना जो है एक और बहुत कम एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बहुत अच्छा एक आ रहा है करेंट टॉपिक, जिसका नाम है फिट फॉर 55 पैकेज। मतलब कि इसमें है फिट फॉर 55 पैकेज। ये यूरोपियन यूनियन का है, और ये एक क्लाइमेट जो है ना, क्लाइमेट को कैसे, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्लाइमेट को कैसे जो है कि मेंटेन करा जाए, है ना, प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, या फिर उसको कह सकते हैं क्लाइमेट जिससे आपका ज़्यादा वार्म ना हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ कैसे हो, ग्रीन एनर्जी का यूज़ करें, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें। तो ये इसके बारे में एक ड्राफ्ट है, एक इसने रिलीज किया है अपने प्रपोजल को, जिसका नाम है फिट फॉर 55 पैकेज। अब जाहिर सी बात है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के ही हैं इसमें, तो इसलिए इसका नाम भी रखा है फिट फॉर 55 पैकेज। ठीक है, अब ये EU जो है आपका इसने क्या करा है, दिसंबर 22 में उसने अपना जो अपना वो दिया था, उससे पहले जो NDC की जो टारगेट है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंडिया का भी अपना है, और हर कंट्री का जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट कन्वेंशन को साइन करा था, उनका अपना ऐसा होगा कि आपका एक नेशनली डिटरमाइंड टारगेट होगा। तो इसी हिसाब से यूरोपियन यूनियन का भी था, लोगों ने रिवाइज किया इसको 2020 में। अब ये देख लीजिए, ये सारे हैं आपके यूरोपियन यूनियन के मेंबर। तो याद रखिएगा, नॉर्वे नहीं है ना, अगर आए तो इसमें हमें केस कर, नॉर्वे नहीं है, रसा नहीं है, बेलारूस नहीं है, यूक्रेन तो नहीं है। ठीक है, नॉर्वे नहीं है, इसको याद रखिएगा। उसके बाकी सारे जो है नेबरिंग कंट्री लाइक स्वीडन, फिनलैंड, है ना, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये सब हैं आपके, पोलैंड वगैरह, है ना, ये सब हैं आपके, और इटली वगैरह सब है। तो ये याद रखिएगा। और यूके चूंकि एग्जिट कर गया है तो नहीं है। हाँ, आयरलैंड जरूर पार्ट है इस यूरोपियन यूनियन का। तो इसका जो मेन एम है, ये है कि हमें डिलीवर करना है NDC को, कार्बन न्यूट्रलिटी करना है चेंजेस को करके, और बाई 2030 एंड बियॉन्ड, है ना। और उसमें ये बोल रहे हैं कि इंश्योर करना है कि फेयर, कम्पिटिटिव एंड ग्रीन ट्रांजिशन बाई हो। और मतलब कि द न्यू पैकेज अटेम्प्ट्स टू डिलीवर द NDC एंड कार्बन न्यूट्रलिटी गोल through proposed changes that would impact the economy, society, and industry, as well as ensure a fair, competitive, and green transition by 2030। तो ये क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की बात करता है ना। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी मतलब कि हमें नेट मतलब जो कार्बन एमिशन है उसको कंट्रोल करना है, उसको रिमूव करना है, ग्रीन हाउस एमिशन को, है ना। ये हो गया आपका कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो इसका एक और क्लेम है कि ये रेगुलेटरी पॉलिसीज और मार्केट बेस्ड कार्बन प्राइसिंग, ये सब FY2 मतलब ये सब जो बैलेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, इसमें रेगुलेटरी पॉलिसीज भी हो और साथ में मार्केट बेस्ड कार्बन प्राइसिंग भी हो। अब देखिए इसका मेन मेजर प्रपोजल क्या है। इसका जो मेन मेजर प्रपोजल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए, तो इसका एक पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर वैक्यूलर कार्बन एमिशन, और फिर एमिशन टारगेट ट्रेडिंग, और सोशल क्लाइमेट फंड।
तो ये जो आपका मेजर प्रपोजल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ये है कि ये इंक्रीज करेगा द बाइंडिंग टारगेट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इन द ईयू एनर्जी मिक्स टू 40%, जो कि पहले 32% था, एंड इंप्रूव करेगा एनर्जी एफिशिएंसी को। तो 2030 तक है इसका रिन्यूएबल का। और वैक्यूलर वैक्यूलर कार्बन एमिशन को इसको खत्म करना है ना। तो वैक्यूलर कार्बन एमिशन को खत्म करना है, तो ये है कि भाई 100% बाई 2035 करना है। मतलब क्या इसका टारगेट है, और कह रहे इट मस्ट बी कट बाई 55% बाई 2030। तो ये भी बात है, मतलब अगर ये लोग कर गए है ना, तो ये लोग फेज आउट कर देंगे पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स को बाई 2035 तक फुल्ली का फुल्ली। तो ये पूछ सकता है कि यूरोपियन यूनियन का क्या टारगेट है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि हम एवरी 60 किलोमीटर पे इलेक्ट्रिक हाईवे बनाएंगे। इंडिया में टाटा का ऐसा सुन रहे हैं कि टाटा जो है बनाएगा इंडिया में। उसके बाद से ये और फाइनेंस करेगा हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को भी। उसके बाद एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में इन्होंने ये कह रहा है कि इट कॉल्स फॉर क्रिएशन ऑफ एन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट सेपरेट फ्रॉम द ईयूज करंट ईटीएस। मतलब ये बिल्डिंग और रोड ट्रांसपोर्ट को सेपरेट करेंगे, और ये ऑपरेशनल होगा 2026 से, है ना। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो इनका रहेगा, मैं ये कह रहेगा बिल्डिंग्स को अलग करो, रोड ट्रांसपोर्ट को अलग करो, और ये मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट का करेंगे। और अगर कोई मतलब कि इस तरह के प्रोजेक्ट लाता है तो उसको इंसेंटिवाइज भी करेंगे, है ना, कि कैसे इंसेंटिवाइज करो कि एमिशन कम हो, और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाएंगे। अब एक आता है सोशल क्लाइमेट फंड। भाई साहब ये तो इस बार के किसी भी पेपर में आएगा ही, चाहे वो यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, ये आएगा कि व्हाट इज सोशल क्लाइमेट फंड। तो ये जो पैकेज है 55 वाला, इसका सोशल क्लाइमेट फंड ये यूरोपियन यूनियन बनाता है, और इसका मेन टारगेट ये है कि लो कार्बन, सोशल मतलब सोसाइटी को जोड़िए कि लो कार्बन क्रिएट करे। और ये कैसे कर सकता है, अब मान लीजिए हर कोई तो एबल नहीं है ना, कैपेबल नहीं है, तो एवरीवन इज नॉट कैपेबल टू परचेज ई व्हीकल्स। अगर उसके पास एग्जिस्टिंग गाड़ी है तो वो कैसे खरीदेगा। तो वो कह रहा है कि ठीक है, उसको सहायता करिए, उसको हेल्प करिए, उसको इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं तो करिए। इसके लिए एक फंड क्रिएट करिए जिसमें रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग हो सके, एक्सेस कर सके लो कार्बन ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो इसको कैसे हो सकता है, सपोज करिए एक बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग में ज़्यादा एसी का खर्चा हो रहा है, बल्ब जल रहा है, तो अब इस बिल्डिंग को रिनोवेट करेंगे। जैसे ऐसे रिनोवेट करेंगे, इसमें बहुत सारे विंडोज बना देंगे, ग्लासेस लगा देंगे ताकि लाइट, नेचुरल लाइट मिलते रहे, है ना। और साथ में विंडो से एयर मिलेगा तो इनको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इस तरह की मतलब रिनोवेट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक एरिया है तो उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो वहां इसको फाइनेंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो इसमें यह है कि ये इंपोर्ट उस कंट्री से ज़्यादा करेंगे जिसके प्रोडक्ट्स पे लो कार्बन एमिशन हुआ है ना। तो ये भी अब एक इसमें नया एक पहलू आ गया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये सब टर्म तो एग्जाम के लिए है। उसके बाद इनहेंस सिंक कैपेसिटी करेंगे, ये मतलब कि कार्बन सिंक रहेगी, जंगल वंगल लगाएंगे ताकि कार्बन सिंक कैपेसिटी को बढ़ा सकें, ठीक है। तो इनका मेन टारगेट है कि ये कार्बन न्यूट्रलिटी जो है ये 2050 तक पूरा कर लेंगे। और इनका ये है कि 2030 तक 55% और 2050 में पूरा खत्म, नो कार्बन, जीरो कार्बन बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी, सोसाइटी हो जाएगी इनकी यूरोपियन की। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही मेजर टॉपिक था जिसका नाम था फिट फॉर 55 पैकेज, ठीक है। तो फिट फॉर 55 पैकेज इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फॉरेन कार्ड पेमेंट नेटवर्क कंपनीज बैन। अब इसमें हुआ क्या कि जो कुछ कंपनी है लाइक मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डिनर क्लब, इनका आप एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो आप यूज़ किए होंगे या फिर देखे होंगे। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग डेटा को लोकलाइज नहीं कर रहे थे। आरबीआई की जो पॉलिसी के तहत जो आरबीआई ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो जिसमें आरबीआई इंपावर करता है कि आपको आरबीआई की डेटा लोकलाइजेशन, क्या सारे जो बैंकिंग या नॉन बैंकिंग जो भी हैं वो क्या कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये जो कार्ड्स आए हैं, ये जो कार्ड हैं, जो पेमेंट गेटवे हैं, ये लोग इंडिया में डाटा को लोकलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको आरबीआई ने बेयर कर दिया। और इसके वजह से बहुत सारे बैंक्स को दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स जो हैं, जो मेजर बैंक्स है लाइक एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये लोग मास्टर कार्ड वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उनके लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग की। और इसके तहत जो ये सर्कुलर जो डेटा स्टोरेज का अप्रैल 2018 में दिया था, उसमें कहा था कि कोई भी डेटा होगा, चाहे पेमेंट का कैसा भी हो, आप पेमेंट इंडिया में कर रहे हो, बाहर में कर रहे हो, नथिंग, उससे मतलब नहीं है।
आपका जो प्राइवेसी और जो उसका डेटा है, पेमेंट का जो भी डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, वो आप सिर्फ यू कैन ओनली स्टोर ओनली इन इंडिया। ठीक है, और इसके साथ आपको रिक्वायरमेंट ये भी होगी कि आपको आरबीआई से कंप्लायंस करना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा, ऑडिट करेगा, सर्टेनली ऑडिट करेगा कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आता है वुमेन रिजर्वेशन बिल। पार्लियामेंट का सेशन आज स्टार्ट हो गया है, आज डेट है 19/7/2021। तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, तो इसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि एक पार्टी कह रही है कि हम एक प्राइवेट बिल लेके आएंगे जहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया जाएगा, जिससे वुमेन को भी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसा कि हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में दे रखा है। तो ये है वुमेन रिजर्वेशन बिल। पहली बार 2008 मई में आया था, लेकिन ये राज्यसभा तक ही रह गया था, और जो कि राज्यसभा में आया था और ये आपका लोकसभा में नहीं जा सकता, लोकसभा में गया लेकिन लैप्स हो गया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। और ये प्राइवेट मेंबर बिल है, तो प्राइवेट मेंबर बिल का भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद से एक नेक्स्ट एक आता है, इसका नाम है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये इसमें ये है कि स्कूल टीचर्स को मतलब कि उनको फाइनेंस किया जाएगा 50,000, और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री और ट्राइबल मिनिस्ट्री की एक पहलू है, ये ज्वाइंटली लॉन्च किया है इन लोगों ने, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके तहत ये होगा कि अच्छा, एक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने एक और लॉन्च किया है आदि परीक्षण पोर्टल। ठीक है, जो कि ट्रेनिंग इनपुट्स देगा, मतलब टीचर को ट्रेन करो और टीचर में इनोवेशन क्रिएट करो, टीचर को इनोवेशन बनाओ, इनोवेटिव बनाओ, ताकि स्कूल में बच्चे उससे इंस्पायर हों, एम्बेसडर बने, आसपास के लोगों के, आसपास के स्कूल्स के बच्चों के, टीचर्स के, और इनोवेशन पे ध्यान दें, है ना। तो इसका मेन एम्स है इट द कि ये एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर स्कूल टीचर्स, एम्स एट ट्रेनिंग 50,000 स्कूल टीचर्स। 50,000 स्कूल टीचर्स को ये ट्रेनिंग करेंगे इन इनोवेशन, इन एंटरप्रेन्योरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजाइन थिंकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आइडिया जनरेशन एंड अदर्स। तो ये टीचर 50,000 स्कूल टीचर्स को ये ट्रेनिंग देगा, याद रखिएगा। 50,000 इसमें स्कूल टीचर्स जो हैं दे वेर ट्रेंड, ठीक है, इनमें इनोवेशन लाएंगे ये लोग, ठीक है। और इससे क्या होगा, इट विल मेक इंडियन टीचर्स चेंज एजेंट्स एंड एम्बेसडर ऑफ इनोवेशन टू मेक आवर स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी। और साथ में ये बच्चों को ये फ्यूचर रेडी बनाएंगे। हाँ जी, तो ये हुआ स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, एक एआईसीटी के बारे में इससे जुड़ा हुआ था, तो बता रहा हूँ। 1940 ये कहते हैं कि 1945 में ये आपका एआईसीटी बना था, ठीक है, और ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो बस यही है। उसके बाद एक किसान सारथी नाम का एक पोर्टल इशू हुआ है, ये आईसीआर का है। तो आईसीआर का जो इस बार 93rd सेशन मतलब कंप्लीट हुआ, 93 साल हो गए आईसीआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को बने हुए, है ना। तो इसको देखते हुए कि इसके सेलिब्रेशन को, एक फाउंडेशन डे को कॉमेमोरेट करने के लिए एक किसान सारथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, ठीक है। ये किसान सारथी, याद रखिएगा, आईसीआर ने लॉन्च किया है। अब ये आईसीआर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो आपका सारथी पोर्टल है, ये करेगा क्या, किसान सारथी करेगा क्या। तो ये पहली बात कि इसको ज्वाइंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, और साथ में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मेटी ने इसको साथ में मिलकर लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे फार्मर्स टू गेट राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। मतलब फार्मर को आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे, इन्फो दोगे। सपोज करो किसी फार्मर को कोई प्रॉब्लम आ गई, सपोज करो उसको कुछ नया प्लांट्स इंट्रोड्यूस करना है अपने खेत में, तो वो तुरंत से आईसीआर के जो वहाँ पे साइंटिस्ट या फिर एग्रीकल्चरिस्ट जो नॉलेजेबल पर्सन होंगे, या फिर जो प्रोफेशनल होंगे, एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल होंगे, उनसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी करके बात करेगा कि भाई कैसे हम खेत में लगाएं। या फिर सपोज करो कोई फार्मिंग कर रहा है, जैसे सपोज करो कोई फिशरी में कोई नया एडेप्टेशन कर रहा है फिश को लेके, तो वहाँ भी आईसीआर आपके सामने हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। मतलब कि आप कहीं भी रहिए, आप किसानों तक डायरेक्टली रीच करें। तो गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम पहली बार ऐसी एक गवर्नमेंट जो दिखी है जो एग्रीकल्चर को एक मेजर इशू बना रही है। मतलब इशू मीन्स की एक मेजॉरिटी जो भी अनाउंसमेंट, देखो बड़े से बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं जो एग्रीकल्चर में लेके हो रहे हैं, कि आप एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप ले बनाना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर को एक एज अ सेपरेट विंग बनाना चाह रहे हैं। ऑलरेडी है हमारे पास, बट हमने फोकस नहीं किया है। हम ज़्यादातर फोकस क्या करते हैं भाई, कि आईटी सेक्टर में बूम आ जाए, है ना, बैंकिंग इंश्योरेंस हो जाए, बट एग्रीकल्चर ये सबसे ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, तो इसलिए हमने इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है जी।
अब बात करते हैं तो ये आईसीआर कब आया था, तो 1929 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। उससे पहले ये इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, ठीक है। इसका मेन काम है, एपेक्स बॉडी है, कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना, मैनेज रिसर्च करना, एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी, फिशरी में भी, और एनिमल साइंस में, एंटायर कंट्री में, ठीक है। अच्छा, ये किसान विज्ञान केंद्र खोला, ठीक है। किसान विज्ञान केंद्र का मेन काम है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सेंटर मतलब कि कृषि विज्ञान केंद्र का मतलब सपोज के लिए एक ऐसी, ये एक सेंटर होगा जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर गाइडेंस एट अ वेरी लोकल लेवल वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और इसको प्रैक्टिकल बनाया जाएगा लोकलाइज सेटिंग के हिसाब से। लोकल का क्या क्लाइमेट है, लोकल की क्या सॉइल है ना, उन सबको देखते हुए ये कृषि विज्ञान केंद्र को एस्टेब्लिश किया गया। पहला जो फर्स्ट जो कृषि विज्ञान केंद्र था वो 1974 में पुडुचेरी में एस्टेब्लिश किया गया था। साथ में ये टेक्नोलॉजी असेसमेंट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, और केवी के जो है ये प्रोड्यूस क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, सीड प्लांटिंग, ये सब लाइव स्टॉक वगैरह का देखना। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% फंडेड भाई है, गवर्नमेंट है। 100% फंड इसको कौन करता है भाई, तो गवर्नमेंट करती है, ठीक है जी। एक नेक्स्ट है न्यू गेगो स्पेसीज। ये छिपगिल्ली की तरह देखने वाला एक जंतु है। ये उड़ीसा में मिला है, ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट में मिला है ये, ठीक है। तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में मिला है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसलिए इसका नाम भी रखा है गंजाम गेको स्पेसीज, ठीक है। पूरे कंटिनेंट में गंजाम स्पेसीज मिलते हैं सिवाय अंटार्कटिका के, ठीक है। उसके बाद से एक उमंग ऐप मेटी ने लॉन्च किया है। मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मैप सर्विसेज को इनेबल करेगा, जिससे सिटीजन्स हैं ये जो विल एबल टू फाइंड गवर्नमेंट फैसिलिटी, जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है जो नियरेस्ट एट देयर लोकेशन है उनके, सच एज मंडीज, ब्लड बैंक्स, है ना, इसको उसमें वो लोकेट करके देख सकते हैं। तो ये मेटी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इससे ईज ऑफ गवर्नेंस वगैरह ये सब बढ़ेगा, है ना। तो इसी के साथ गाइज जो अपना छोटा हुआ करंट अफेयर का पार्ट था वो पूरा हुआ। सो बताइएगा वीडियो कैसा लगा।